अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहते हैं और शॉपिफाई पर बिल्कुल नए हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप एक शानदार दिखने वाला शॉपिफाई स्टोर 1 घंटे से भी कम समय में तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शॉपिफाई पर साइन अप करें, थीम चुनें और कस्टमाइज करें, प्रोडक्ट्स जोड़ें, टैक्स और शिपिंग सेट करें और आखिर में क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स कनेक्ट करें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया भर से क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्वीकार कर सकें। तो अगर आपका लक्ष्य आज ही शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करना है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 तक। वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। इस लिंक के जरिए आप शॉपिफाई पर फ्री में साइन अप कर सकते हैं और आपको सिर्फ $1 में 3 महीने के लिए शॉपिफाई मिलेगा। कैसा लगा ये ऑफर? तो चलिए शुरू करता है। ठीक है, जैसे ही आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं। तो आपको अपना ईमेल डालना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये पेज पर आपको अपना ईमेल पासवर्ड डालना है और फिर क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर ये आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, लेकिन अभी के लिए हम इसे स्किप कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए स्किप पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये पूछेगा कि आप कहाँ बेचना चाहते हैं, तो यहाँ मैं ऑनलाइन स्टोर चुनूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये पूछेगा कि क्या ये नया बिजनेस है या पहले से चल रहा है। मैं बस न्यू बिजनेस पर क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये पूछेगा कि आप क्या बेचना चाहते हैं, लेकिन मैं आई डिसाइड लेटर पर क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। आखिर में आपको अपनी स्टोर का नाम देना है, तो मैं द विल्सन शॉप डालूंगा और फिनिश पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है अपना ईमेल वेरीफाई करना। तो आपको अपनी ईमेल अकाउंट्स चेक करनी होंगी और आपको शॉपिफाई से एक ईमेल मिलेगा। सुनिश्चित करें कि आप अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लें। तो यहाँ मैं कंफर्म ईमेल पर क्लिक करूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया है। अब सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो है अपनी स्टोर का थीम एडजस्ट करना। अब जल्दी से मैं इस AI बिल्डर को बंद करना चाहता हूँ। हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद और बात करेंगे, लेकिन आप इसे यहाँ ऊपर दिए गए इस लोगो पर क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ और चलिए यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर चलते हैं। अब एक शॉपिफाई थीम असल में आपकी शॉपिफाई स्टोर का लुक और फील होती। अगर आप अभी अपनी स्टोर देखना चाहते हैं तो यहाँ मैं व्यू योर स्टोर पे क्लिक करूंगा और ये एक उदाहरण है कि आपकी स्टोर अभी कैसे दिखती है। तो यहाँ हमारे पास ये बैनर है, कुछ डेमो प्रोडक्ट्स हैं और नीचे एक साइन अप फॉर्म है। अब अगर आप अपनी थीम बदलना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ हमारे पास पॉपुलर फ्री थीम्स है। यहीं पर मैं विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करूंगा। अब शॉपिफाई कुल 24 फ्री थीम्स देता है, जिनमें से आप बदल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कई तरह की फ्री थीम्स की लिस्ट है, जिन्हें आप अपनी स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन थीम्स में से कोई एक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मुझे ट्रेड थीम पसंद है, तो मैं ट्रेड थीम पर क्लिक करूंगा और फिर नीचे दाईं ओर ट्राई थीम पर क्लिक करूंगा और अब ये ट्रेड थीम हमारी स्टोर पर इंस्टॉल हो रही है। अब वापस अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे चलते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब मुझे इसे पब्लिश करना है, तो मैं पब्लिश बटन पर क्लिक करूंगा और फिर इस नई थीम को अपनी स्टोर पर पब्लिश करूंगा। बहुत बढ़िया। एक बार जब मैं ये कर लूंगा तो यहाँ मैं व्यू योर स्टोर पर क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ हमारी नई थीम हमारे शॉपिफाई स्टोर पर इंस्टॉल हो गई है। लेकिन अगर आप वापस होराइजन थीम पे जाना चाहते हैं तो हम सच में नीचे जाके होराइजन के नीचे वापस होराइजन पर स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा और फिर से पब्लिश करूंगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप सारा काम एक थीम पर करते हैं तो वो उसी थीम के तहत सेव होता है। तो अगर आपने अपना स्टोर बना लिया और फिर थीम बदल दी तो आपको सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो सुनिश्चित करें कि आप शुरुआत से ही कोई ऐसी थीम चुनें जो आपको पसंद। अब थीम से अपनी वेबसाइट कस्टमाइज करना सीखते हैं। यहाँ इस एडिट थीम बटन पर क्लिक करते ही कस्टमाइजर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये शॉपिफाई का इंटरफेस है और यहीं पर हम अपना स्टोर बना सकते हैं। अब एडिटर में जाने से पहले चलिए इन विकल्पों में से कुछ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ आप अपनी वेबसाइट के अलग अलग हिस्सों में नेविगेट कर सकते हैं, जैसे अलग अलग पेज और साथ ही कार्ट और चेकआउट। हम अपने प्रोडक्ट और कलेक्शन पेज को थोड़ी देर बाद कस्टमाइज करेंगे। यहाँ ऊपर दाईं ओर आप देखेंगे कि आप इसे मोबाइल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही फुल स्क्रीन प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो अगर आप स्क्रीन का साइज एडजस्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये अलग अलग डिवाइस पर कैसा दिखेगा, तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक नया फीचर भी जोड़ा है जिसे साइड किक कहा जाता है। अब ये एक AI टूल है और हम थोड़ी देर बाद फिर से इस पर आएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपना स्टोर बनाने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा। ये सच में अच्छा काम नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो ये मददगार है। तो मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। बाईं ओर आप देखेंगे कि आपके पास एलिमेंट्स है। तो यहां हमारे पास हेडर है और फिर आप हेडर के अंदर के एलिमेंट्स देख सकते हैं। अगर मैं अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करता हूं तो अब मैं खास एलिमेंट्स को कस्टमाइज कर सकता हूं और शॉपिफाई के हर एक मॉड्यूल के अपने अपने स्टाइलिंग ऑप्शंस होते हैं। उदाहरण के लिए यहां आप देखेंगे कि मैं इसे फुल विड्थ या पेज साइज बना सकता हूं। हम मोटाई, पैडिंग और कुछ अन्य विकल्पों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब मैं किसी दूसरे एलिमेंट पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि हर खास एलिमेंट के लिए मेरे पास अलग अलग विकल्प होते हैं।
अब यहाँ मैं वास्तव में इन्हें कोलैप्स कर सकता हूँ ताकि बाकी सब कुछ छुप जाए। अब जो और भी कमाल की बात है वो ये कि मैं इन्हें असल में रीनेम भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँ और रीनेम पर क्लिक करूँ, तो मैं इसे बस मेन्यू नाम दे सकता हूँ, है ना? क्योंकि ये असल में हमारा मेन्यू ही है। मुझे नहीं पता इसे हेडर क्यों कहा गया है। तो मैं इसमें मेन्यू लिखूंगा, बाहर क्लिक करूंगा और फिर अगर मैं बैक पे क्लिक करूं तो अब आप देखेंगे कि ये मेन्यू में बदल गया है और ये अब ज़्यादा समझ में आता है। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है और इसके नीचे हमारा हीरो सेक्शन है जो हमारी वेबसाइट्स पर मुख्य हीरो इमेज है। और फिर इसके नीचे हमारे पास यहाँ फुटर सेक्शन है और जब मैं उस पर होवर करता हूँ तो स्क्रीन हमें असल में उसी खास सेक्शन पर ले जाएगी। तो चलिए यहाँ ऊपर स्क्रॉल करते हैं और अपनी होम पेज को एडजस्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पहले से ही एक और शॉपिफाई स्टोर बना रखा है और मैं बिल्कुल वही थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास हमारा लोगो है, हमारे पास एक स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट है और फिर यहाँ कुछ टेक्स्ट है। हमारे पास हमारी कलेक्शंस हैं जो असल में आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं। इसके नीचे हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स से जुड़ी कुछ और अपसेल्स है और उसके नीचे हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा फॉर्मेट में दिख रहे हैं। और हमने इसमें ये क्विक ऐड भी इंटीग्रेट किया है जहाँ मैं बस जल्दी से ऐड कर सकता हूँ और फिर वो कार्ट में जुड़ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा कुछ कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाते हैं ये बताऊं। अब सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो है एक इमेज अपलोड करना। अब मेरे पास आप सभी के लिए डेमो इमेजेस हैं, आप उन इमेजेस को वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ मीडिया 1 के लिए मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ मेरी मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस हैं। अब अपनी खुद की इमेजेस अपलोड करने के लिए आप ऐड फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास ये शॉपिफाई फोल्डर है जिसमें मैंने ये सारी इमेजेस शामिल की हैं। तो अगर आप एक इमेज पर क्लिक करें और शिफ्ट दबाकर रखें और नीचे प्रेस करें तो आप वास्तव में इन सभी को अपने शॉपिफाई स्टोर में अपलोड कर सकते हैं। और आप इन इमेजेस का इस्तेमाल इस ट्यूटोरियल के साथ साथ करने के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन्हें अपलोड करें। तो जैसे ही आप इन्हें अपलोड कर लेंगे आप देखेंगे कि ये यहीं उपलब्ध है और मैं इस महिला वाली इमेज को चुनने जा रहा हूं जिसमें वो बास्केटबॉल पकड़े हुए है। फिर डन पर क्लिक करूंगा और अब ये मेरी हीरो इमेज को बदल देगा। अब अगर आप स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट चाहते हैं जैसा कि मैंने यहाँ किया है तो आपको बस मीडिया 2 के लिए दूसरी इमेज जोड़नी होगी। तो मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ इस आदमी को चुनूंगा और फिर डन पे क्लिक करूंगा। अब मैं इस हेडिंग टेक्स्ट को बदलना चाहता हूं तो मैं हेडिंग टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिर हम यहाँ अपना हेडिंग टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ के टेक्स्ट बदल और उसके नीचे हम लेआउट एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे बहुत लंबा रखना चाहते हैं तो आप मैक्स विड्थ बदल सकते हैं। फिर आप इस टेक्स्ट की पोजीशन अपनी लैंडिंग पेज पर यहाँ बदल सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है टाइपोग्राफी। यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी प्रीसेट्स को स्टोर बनाने से पहले ही एडजस्ट कर लें। तो यहीं पर मैं थीम सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ वे फॉन्ट्स हैं जिन्हें हम अपने स्टोर को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फॉन्ट्स यहाँ बहुत सामान्य और काफी बेकार हैं तो मैं इन्हें जरूर बदलना चाहूंगा। तो अपने बॉडी के लिए मैं इसमें थोड़ा और स्वाद जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं SF मोनो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। ये वही है जो मैंने अपने डेमो स्टोर के लिए चुना था तो मैं यहाँ भी यही सेलेक्ट करूंगा। अब इससे क्या होगा कि ये बहुत सारे छोटे टेक्स्ट को बदल देगा लेकिन ये हेडिंग टेक्स्ट को नहीं बदलेगा। तो उसके लिए मैं अलग फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा। सब हेडिंग के लिए मैं इसे इंटर ही रहने दूंगा और असेंस के लिए भी मैं उसे भी इंटर ही रहने दूंगा। हालांकि हेडिंग के लिए मैं अपना खुद का फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा तो मैंने बियॉन्ड सिलेक्ट करने का फैसला किया है। और जैसे ही मैं ये करता हूं मेरी वेबसाइट पर सारी हेडिंग टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब अगर हम वेबसाइट के बाकी हिस्से में नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि अब ये थोड़ा अलग दिख रहा है। इससे उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला फील आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये फॉन्ट मेरे स्टोर के लिए वाकई अच्छा काम करता है। तो आप अपने स्टोर के लिए एक ऐसा फॉन्ट चुनेंगे जो अच्छा लगे और जैसे ही आप ये कर लेते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ हमारे पास हेडिंग 1 है। ये वैकल्पिक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हर एक H1, H2 और H3 टैग के लिए हेडिंग का साइज एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए H1 के लिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा, मैं 88 आ दूंगा। H2 के लिए मैं 72 डाल देता हूं और फिर मैं इसे धीरे धीरे थोड़ा छोटा कर दूंगा। तो H3 के लिए मैं इसे 32 ही रहने दूंगा और मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो मैं बस उन फॉन्ट्स को एडजस्ट करना चाहता हूं ताकि जब मैं अपनी वेबसाइट डिजाइन करूं तो मैं सीधे प्रीसेट्स का इस्तेमाल कर सकूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अपनी वेबसाइट के हर सेक्शन के लिए कलर स्कीम्स कैसे एडजस्ट करें। अब यहाँ हमारे पास कलर्स हैं। अब आप इन कलर स्कीम्स को अपनी वेबसाइट के हर एक सेक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस सेक्शन पर एक कलर स्कीम लगाना चाहता हूं तो मैं कलर स्कीम 2 पर क्लिक करूंगा। अब इस सेक्शन के लिए मैं अपनी हेडिंग्स को सफेद कर दूंगा। तो लीजिए ये रहा, मैं इसे सफेद कर दूंगा और टेक्स्ट को भी मैं इसे सफेद कर दूंगा। अब जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा आपको प्राइमरी बटन दिखाई देगा। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर बदल सकता हूं। तो उदाहरण के लिए अगर मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड सफेद हो और टेक्स्ट काला हो तो मैं यहाँ टेक्स्ट को काला कर दूंगा। ठीक है।
अब हम अभी जो कर रहे हैं वो साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ कि इस कलर स्कीम को इस सेक्शन पर अप्लाई करूँ ताकि हम असल में बदलाव को देख सकें। जल्दी से मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो किसी सेक्शन पे कलर स्कीम अप्लाई करने के लिए यहाँ मैं इस हीरो सेक्शन पे क्लिक करूंगा और फिर हीरो पर क्लिक करूंगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस सेक्शन में अब आपको अपीयरेंस दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूं कि इस खास सेक्शन पर कलर स्कीम 2 अप्लाई करूं। तो अब हम इस खास सेक्शन पे कलर स्कीम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास एक ओवरले कलर है। ध्यान दें कि ये थोड़ा डार्क है, तो मैं उस ओवरले को हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं आगे बढ़कर बस ओपेसिटी कम कर दूंगा और हो गया। अब मैं इस लैंडिंग पेज के लिए बटन को स्टाइल करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं कलर स्कीम पर क्लिक करूंगा, फिर एडिट पर क्लिक करूंगा और मुझे बस सेकेंडरी बटन के लिए बैकग्राउंड बदलना है। तो यहाँ हमारे पास सेकेंडरी बटन है और यहाँ मैं एक सफ़ेद बैकग्राउंड डालूंगा और हो गया। तो अब हम उस बटन के लिए बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जब हमने अपना लैंडिंग पेज बहुत क्लीन बना लिया है, अगर आप इन सेक्शनों के बीच में एलिमेंट्स जोड़ना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ इस प्लस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स की एक लिस्ट है। तो मैं टेक्स्ट चुनने वाला हूँ और फिर यहाँ हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं और फिर जाहिर है हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप टेक्स्ट के बारे में थोड़ा और जोड़ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़कर इसे कुछ और में बदल दूंगा और फिर जैसे मैं टेक्स्ट मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। और अगर आप टेक्स्ट का साइज भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा प्रीसेट्स में जा सकते हैं और अगर आप प्रीसेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बस यहाँ कस्टम पर क्लिक करें और फिर आप टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं। तो अब जब हमारे पास एक बहुत ही आकर्षक लैंडिंग पेज है तो चलिए अब अपनी वेबसाइट का लोगो एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर मैं विल्सन शॉप पर क्लिक करूंगा और हमें थीम सेटिंग्स में लोगो एडिट करना होगा। तो मैं थीम सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ हम अपनी स्टोर के लिए एक लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट लोगों के लिए मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और मैं यहीं पर ये वाला गियर ग्रोव चुनूंगा। डन पे क्लिक करें और देखिए ये हो। अब हमारे स्टोर पर एक लोगो है, इससे स्टोर और भी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है यार। अब हमें अपने स्टोर पर एक फेविकॉन भी अपलोड करना होगा। फेविकॉन वो आइकन होता है जो ब्राउजर के टॉप पर दिखता है जब लोग आपके स्टोर पर आते हैं। तो फेविकॉन के लिए मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर से गियर ग्रोव पे क्लिक करूंगा और डन पे क्लिक करूंगा। अब अगर आप इस मेन्यू बार को यहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम मेन्यू बार पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, या हम लोगों की पोजीशन, मेन्यू की पोजीशन और कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप लोगों को सेंटर या राइट में चाहते हैं तो आप लोगों को इधर उधर मूव कर सकते हैं और यही चीज मेन्यू के लिए भी यहाँ लागू होती है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप इन एलिमेंट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये सर्च आइकन है, मैं सलाह दूंगा कि इन्हें ऑन ही रहने दें क्योंकि ये आपके स्टोर को काफी ज्यादा ऑप्टिमल बनाते हैं। इसके नीचे हमारे पास मेनू के लिए कुछ विकल्प है जहां हम इसे कॉम्पैक्ट या स्टैंडर्ड बना सकते हैं और आप इन विकल्पों को देख सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। अगला हमारे पास कलर स्कीम है। अब मैंने पहले बताया था कि आपको हर रो के लिए अलग कलर स्कीम बनानी चाहिए, तो मैं रो 1 को चुनूंगा और हम इसे स्कीम 1 के रूप में इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और अब हम मेन्यू की असली बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं इसे कुछ ऐसा जैसे डार्कर मैं बदलने जा रहा हूं। अब यहाँ ध्यान दें कि ये दूसरे सेक्शंस को भी बदल रहा है और ऐसे इसलिए है क्योंकि वे भी स्कीम 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप यहाँ अपनी पसंद के अनुसार एक खास कलर स्कीम चुन सकते हैं। मैं आगे बढ़ के कुछ ऐसा चुनूंगा जैसे बहुत हल्का ग्रे। तो यहाँ मैं ग्रे चुनूंगा और मैं इसकी अपेसिटी कम कर दूंगा जैसे बहुत सॉफ्ट ग्रे लीजिए हो। तो अब हमारी वेबसाइट पर बहुत ही अच्छा हल्का ग्रे है। अब मैं इस अनाउंसमेंट बार को भी हटाना चाहता हूँ, मुझे बस लगता है कि इसकी वाकई में जरूरत नहीं है ना। ये काफी जगह घेर है और इसका टेक्स्ट भी बहुत कमजोर सा है, समझ रहे हैं। तो मैं आगे बढ़कर अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करूंगा और रिमूव पे क्लिक करूंगा। अब अगला चलिए बात करते हैं कि सेक्शंस कैसे जोड़ें। तो यहाँ मैं ऐड अ सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहीं से आप सेक्शंस जोड़ सकते हैं। अब शॉपिफाई सेक्शंस को दिखाने का थोड़ा अजीब तरीका अपनाता है। तो अगर आप बैनर्स और कलेक्शंस को बंद कर दें और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ और भी एलिमेंट्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये कोई गड़बड़ या कुछ ऐसा ही है, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। लेकिन यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मार्की को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑल हो गया। तो अब हमारे पास वहाँ मार्की है, बिल्कुल हमारे डेमो वेबसाइट की तरह। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ बाई और हमेशा टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ। अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो एक नया सेक्शन जोड़ना। तो मैं ऐड अ सेक्शन पर क्लिक करूँगा और इस बार हम कलेक्शंस पर क्लिक करेंगे और मैं एक कलेक्शन लिस्ट ग्रिड डालना चाहता हूँ। तो मैं कलेक्शन लिस्ट ग्रिड को सिलेक्ट करूंगा। असल में ये कैटेगरीज हैं और जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ कैटेगरीज जोड़ेंगे और वे यहाँ अपने आप दिखने लगेंगी। अब बाकी सभी सेक्शनों के लिए मैं बैकग्राउंड को सफ़ेद करना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ इनमें से किसी एक सेक्शन पे क्लिक करूंगा और कलर स्कीम को 3 पर सेट करूंगा।
और फिर मैं वास्तव में स्कीम 3 को एडिट करूंगा और बस बैकग्राउंड को सफ़ेद कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला सफ़ेद होगा और साथ ही ये सेक्शन भी। हम इस सेक्शन को भी सफ़ेद ही बनाएंगे, तो मैं इसे भी 3 पर बदल दूंगा। मैं बस जैसे कि आप जानते हैं 3 को अपनी वेबसाइट के बॉडी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और यहाँ भी मैं इसे भी स्कीम 3 में बदलने वाला हूँ। लो हो गया। मैंने YouTube पे कई ट्यूटोरियल देखे हैं और जो लोग ये शॉपिफाई ट्यूटोरियल बनाते हैं वे रंग और फॉन्ट्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह मुश्किल लगता है। लेकिन एक बार जब आप एक सिस्टम लागू कर लेते हैं तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर रंग और फॉन्ट्स बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो है हमारी कलेक्शन ग्रिड को एडजस्ट करना। तो मैं इसमें एक बॉर्डर जोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कलेक्शन कार्ड पे क्लिक करूंगा और मैं सॉलिड्स ऑन करूंगा और यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ लगभग 3 पिक्सल का बॉर्डर डालूंगा और इससे क्या होगा कि ये हमारे कलेक्शन के चारों ओर एक बॉर्डर जोड़ देगा जो हमारे डेमो वेबसाइट जैसा ही है। तो यहाँ अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो हमारे पास ये बहुत शानदार बॉर्डर है और हम अपनी कैटेगरीज को यहाँ बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। और आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है एक जल्दी सा सेक्शन जोड़ना। तो ये एक और अपसेल होने वाला है। हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और बस इंसर्ट करेंगे। हम इस इमेज विद टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे और फिर मैं इसे आसानी से एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहता हूँ तो मैं बस इस बास्केटबॉल वाले पे क्लिक करूंगा, डन पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ हम अपने सिग्नेचर प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये अभी के लिए सिर्फ प्लेस होल्डर है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट्स जोड़ेंगे वे अपने आप यहाँ पर दिखने लगेंगे। और बिल्कुल नीचे यहाँ हमारा फुटर है और हम फुटर पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। जैसे ही हम प्राइवेसी पॉलिसी और टीओएस बनाएंगे हम उन्हें अपनी वेबसाइट के फुटर में यहाँ जोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा लैंडिंग पेज है जिसे हमने कुछ ही मिनटों में बना लिया। आइए इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ ऊपर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि अगर हम मोबाइल पर क्लिक करें तो हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल डिवाइस में प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोबाइल डिवाइस पर भी बहुत साफ सुथरा दिखता है। अब हम वास्तव में कुछ एलिमेंट्स को मोबाइल डिवाइस के लिए एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बटन। अगर मैं मोबाइल चौड़ाई के लिए इस बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं इसे फुल विड्थ में बदलना चाहता हूं। आप जानते हैं मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसे क्लिक करना आसान है ना। नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स हैं और फिर सबसे नीचे हमारा फुटर है। अब अगला चलिए बात करते हैं कि कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं एग्जिट पे क्लिक करूँ, बाई तरफ मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा और प्रोडक्ट्स बनाने से पहले चलिए कलेक्शंस बनाते हैं। अब कलेक्शंस असल में आपके प्रोडक्ट्स के लिए कैटेगरीज होती है। तो यहाँ ऊपर दाईं ओर मैं ऐड कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और ये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए होगा। अब मैं ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा और इस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए एक इमेज जोड़ूंगा। मैं इस बेसबॉल ग्लव को चुनूंगा और डन पर क्लिक करूंगा। ऊपर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। चलिए वापस कलेक्शंस पर क्लिक करते हैं। अब यही वो जगह है जहां एआई वाकई में काम आता है। हम असल में एआई असिस्टेंट से हमारे लिए कलेक्शंस बनाने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, मेरे लिए स्पोर्ट्स वेयर के लिए कलेक्शन बनाओ और इस इमेज का इस्तेमाल करो। और फिर मैं आगे बढ़कर इस इमेज को अपलोड करूंगा। मैं यहाँ इस इमेज को चुनूंगा और डन पे क्लिक करूंगा। फिर मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसने कलेक्शन बना दिया और सच कहें तो इसने हमसे कहीं बेहतर किया। इसने डिस्क्रिप्शन, एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन भी जोड़ दिए। यहाँ मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और फिर बस सेव पे क्लिक करूंगा। और अगर मैं यहाँ कलेक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो अब आप स्पोर्ट्स वेयर देखेंगे। तो मुझे सच में लगता है कि एआई असिस्टेंट कैटेगरीज और कभी कभी प्रोडक्ट्स बनाने में वाकई बहुत अच्छा है। मैं आगे बढ़कर एआई की मदद से एक और कलेक्शन बनाऊंगा। बहुत बढ़िया, इसे देखो, अब इसने हमारे लिए कैटेगरीज बना दी। चलिए यहाँ चलते हैं, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो टाइटल के लिए आगे बढ़ें और अपने प्रोडक्ट का नाम डालें। मैं यहाँ बेसबॉल ग्लव डालूंगा। इसके नीचे हम एआई डिस्क्रिप्शन भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और फिर मैं लिखूंगा नॉर्मल बेसबॉल ग्लव। टोन के लिए मैं प्लेफुल चुनूंगा और जनरेट पर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं इसे हटा दूँ। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वीडियो और इमेजेस भी जोड़ सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास मीडिया है। अब ये फीचर्ड इमेज है जो आपके प्रोडक्ट को दर्शाती है। फिर मैं अपना बेसबॉल ग्लव चुनूंगा। इसके नीचे हम प्राइस डालेंगे तो ये $30 होगा और यहाँ हमारे पास कंपेयर एड है। आप असल में यहाँ एक तुलना मूल्य डाल सकते हैं। तो ये मूल रूप से एक सेल प्राइस है। तो आमतौर पर ये $40 दिखाता है लेकिन ये सेल में $30 में मिलेगा। या नीचे स्क्रॉल करने पर हम असली प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। तो मैं बस डाल दूंगा कि हमारे पास 20 स्टॉक में है। अगर आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं दिखाना चाहते तो आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं और इससे आपके पास कितने प्रोडक्ट स्टॉक में है ये छुप जाएगा। इसके नीचे हमारे पास शिपिंग है। अब यहाँ मैं पैकेजिंग पर क्लिक करूंगा और ऐड न्यू पैकेज पर क्लिक करूंगा। तो आप पैकेज का टाइप चुन सकते हैं। अब लंबाई भी डाल सकते हैं। तो मैं अब बॉक्स डालने जा रहा हूँ। मैं 16 बाय 12 बाय 12 डालूंगा और हम इंच चुनेंगे। और वजन के लिए
ये लगभग 1.5 पाउंड होगा और पैकेज के नाम के लिए ये अपैरल होगा। तो आप अपने पैकेज टाइप के लिए प्रीसेट्स बना सकते हैं, जैसे बॉक्स, लिफाफा और सॉफ्ट पैकेज। तो यहाँ मैं ऐड पैकेज पे क्लिक करूंगा। अब अगर ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप इसे बंद कर सकते हैं और इससे शिपिंग का ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन अगर ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप इसे चालू ही रखना चाहेंगे। यहाँ हमारे पास वेरिएंट्स है और हम इस पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे जब हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जब हम कोई इमेज अपलोड करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि कैटेगरी मेटाफील्ड्स अपने आप एआई से भर जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास कलर, हार्डवेयर मटेरियल, एज ग्रुप है। यहाँ हम जैसे थीम या कुछ और डाल सकते हैं ना, थीम्स। यहाँ मैं टीन्स जो हो यार। और हाँ, आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए और भी मेटाफील्ड्स जोड़ सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास एसईओ है। तो ये बेसबॉल ग्लव के लिए एसईओ डिस्क्रिप्शन है। अगर आप एसईओ डिस्क्रिप्शन अपडेट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे और फिर आप हर एक प्रोडक्ट के लिए एसईओ डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं। अब चलिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब टाइप मूल रूप से आपके प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने का एक और तरीका है। वेंडर वो होता है जहां से असली प्रोडक्ट आता है। कलेक्शंस में हम स्पोर्ट्स अपैरल और शायद स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स भी चुनेंगे। तो ये हमने पहले बनाए थे। तो जब भी आप शॉपिफाई में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप अब उन्हें अपनी कलेक्शंस में जोड़ सकते हैं। और उसके नीचे हमारे पास टैग्स हैं। तो मैं यहाँ ब्राउन, ग्लव और बेसबॉल डालूंगा। टैग्स मूल रूप से यूजर्स के लिए आपकी स्टोर में सर्च और नेविगेट करने का आसान तरीका होते हैं। तो अगर वे कुछ ऐसा टाइप करते हैं जैसे ग्लव, तो ये प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। तो जब हम ये सारे ऑप्शंस चुन लेते हैं, चलिए अब प्रोडक्ट को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ ऊपर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अब चलिए अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। यहाँ मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँ और ये लीजिए, तो अब हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड प्रोडक्ट पेज है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम असल में मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करूंगा और आप बैनर जोड़ सकते हैं, जैसे कि 40% छूट या कुछ और, या आप खरीदार को कुछ खरीदने के लिए आकर्षित भी कर सकते हैं। मैं आगे बढ़कर कुछ बुलेट्स भी डालूंगा। तो यहाँ मैं बुलेट डालूंगा और फिर कुछ बुलेट्स जोड़ दूंगा। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और अब आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा उत्साहवर्धक लग रहा है ना। हमारे पास ये बड़ा 40% छूट है, हमारे पास ये सारे अपसेल्स हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी और डिटेल जोड़ने से आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए कन्वर्जन वाकई में बढ़ सकते हैं। अब चलिए एआई की मदद से एक और प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा और हम ऊपर दाईं ओर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैं एआई असिस्टेंट खोलूंगा और बस इसे हमारे लिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कहूंगा। यहाँ मैंने इमेज अपलोड की है और मैंने टाइप किया एक प्रोडक्ट बनाओ जिसका नाम स्पोर्ट्स जैकेट। मुझे सच में लगता है कि इससे प्रक्रिया वाकई तेज हो जाती है। ये लोग वाकई में काफी डिटेल टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाते हैं जब आप इमेज अपलोड करते हैं और थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ क्या बनाता है। लीजिए यार, आप स्पोर्ट्स जैकेट, डिस्क्रिप्शन सब कुछ। मैं आगे बढ़कर प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। हमारे लिए सब कुछ अपने आप सेट हो गया है। मुझे बस दाम एडजस्ट करना है। तो यहाँ मैं बस दाम एडजस्ट कर दूंगा और फिर हमें क्वांटिटी डालनी होगी। तो यहाँ मैं डालूंगा कि हमारे पास 10 हैं और फिर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब अगला प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं और ये रहा। अब हमारे पास वो स्पोर्ट्स जैकेट है। तो शॉपिफाई पे प्रोडक्ट बनाते समय एआई काफी काम का है। और आखिर में चलिए एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कई वेरिएबल्स हैं, जैसे साइज और कलर, तो मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और फिर हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं आगे बढ़कर ये जानकारी भर दूंगा। तो मैंने हमारे जूतों के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अब चलिए आगे बढ़कर दाम डालते हैं। तो दाम है $50 और मैं डालूंगा कि हमारे पास 20 उपलब्ध है। नीचे स्क्रॉल करते हुए हम कुछ वेरिएंट्स जोड़ने वाले हैं। तो मैं ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा और कलर चुनूंगा। तो यहाँ हमारे पास सफेद रंग है। मैं कलर पे क्लिक करूंगा और हम ब्राउन भी चुनने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं डन पे क्लिक करूंगा। अगला हमारे पास ऐड अनदर ऑप्शन है और मैं शू साइज चुनूंगा। और हम क्या करेंगे, मैं कुछ ऐसा डालूंगा जैसे 9, 10 और 10.5। फिर मैं डन पे क्लिक करूंगा। अगला मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अब हमें वेरिएंट्स के लिए कीमतें जोड़नी है। तो यहां हमारे पास सफेद रंग है। तो सफेद जूतों की कीमत क्या है? शायद इन सब की कीमत एक जैसी ही होगी, है ना? लेकिन सबसे पहले हमें सफेद जूतों की इमेज जोड़नी होगी। तो यहां मैं सफेद जूते जोड़ूंगा और फिर हम इन्वेंट्री भी एडजस्ट करेंगे। तो मैं डालूंगा कि हमारे पास इन साइजों के 10-10 हैं और हम हर वेरिएंट की कीमत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे बंद कर देता हूं। फिर मैं ब्राउन के लिए भी यही करूंगा। और जाहिर है हम इनमें से हर एक की कीमत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बस डाल देता हूं कि हमारे पास 20 हैं, फिर यहां भी 20 है और यहां भी 20 है।
और इसकी कीमत जैसे $100 या कुछ भी हो सकती है ना, बस थोड़ा बदलाव लाने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कई वेरिएबल्स हैं, जैसे अलग अलग साइज और कलर वाले टी शर्ट्स, तो आप इसी तरह वेरिएबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब जब आप ये वेरिएंट्स जोड़ लेते हैं तो हम ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं और बस हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इसे अपनी कलेक्शंस में जोड़। तो मैं स्पोर्ट्स अपैरल और स्पोर्ट्स वियर डालूंगा, फिर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब चलिए अपने जूतों को देखते हैं। और ये लीजिए, अब हमारे पास विल्सन स्पोर्ट्स शूज़ हैं जिसमें अलग अलग रंग, अलग अलग साइज़ और हमारा डिस्क्रिप्शन भी है। अभी फ़िलहाल ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब हम वेबसाइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में खोलेंगे तो हम इन्हें कार्ट में जोड़ सकते हैं। अब अगला काम हमें ये करना है कि कलेक्शंस को अपनी होम पेज पर जोड़ना है। तो ऑनलाइन स्टोर के तहत वहाँ क्लिक करते हैं और फिर हम थीम को एडिट करेंगे। तो मैं एडिट थीम पे क्लिक करूँगा। तो अब जब हमने कलेक्शंस बना लिए हैं, चलिए अब होम पेज को अपडेट करते हैं। तो हम इसे अपनी बनाई हुई कलेक्शंस में बदलना चाहते हैं। तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और कलेक्शंस के तहत हम अपनी कलेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे। आप टाइप भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसे ग्रेड, बेंटो या एडिटोरियल में बदल सकते हैं। और आप अपनी कलेक्शंस में कॉलम्स और गैप भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लुक पसंद है तो मैं अब इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट पेज और कलेक्शंस पेज को कैसे कस्टमाइज करें। यहाँ प्रोडक्ट्स के तहत मैं प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा और फिर डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये आपके सभी प्रोडक्ट्स के लिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है और हम इसे अपडेट और डिज़ाइन कर सकते हैं। अब टेम्पलेट सेक्शन में इस एरो के नीचे आपको आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स की लिस्ट दिखेगी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप रिव्यूज़ जोड़ना चाहते हैं। मैं प्लस एलिमेंट्स पर क्लिक करूंगा और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें या यहाँ, मैं इन्हें कोलैप्स कर दूंगा और हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़कर प्रोडक्ट ढूंढें। ये यहाँ तो हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, रिव्यू स्टार्स, SKU और स्वैचेस हैं। और ये सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। मैं रिव्यू स्टार्स जोड़ने जाऊँ। ठीक है, और रिव्यू स्टार्स जोड़ दिए गए हैं। अब आप इसे देख नहीं सकते और इसका कारण सिर्फ इतना है कि इस प्रोडक्ट के लिए कोई रिव्यू नहीं है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए आप सिर्फ एक सामान्य एलिमेंट जोड़ना चाहते थे, तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़कर प्लस पर क्लिक करूँगा और बस हमारा लोगो जोड़ दूंगा। और मैं इस लोगो को लूँगा और इसे प्रोडक्ट टाइटल के ऊपर रखूँगा। इस तरह जब लोग हमारी वेबसाइट पर शॉपिंग कर रहे होंगे तो वे हमारा लोगो देख सकते हैं और हम इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है। अब जब भी वे हमारे स्टोर पर शॉपिंग करेंगे वे हमेशा हमारा ब्रांड देख सकते हैं। तो आप यहाँ प्रोडक्ट एडिटर में ही प्रोडक्ट टेम्पलेट को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं और अगला बात करते हैं कि अपनी कलेक्शन पेज को कैसे डिजाइन करें। तो यहाँ ऊपर मैं कलेक्शंस को सिलेक्ट करूंगा और फिर डिफॉल्ट कलेक्शंस पर भी क्लिक करूंगा। अब ये आपके स्टोर की कैटेगरी के लिए डिफॉल्ट प्रोडक्ट कैटेगरी पेज है। इन्हें कलेक्शंस भी कहा जाता है। मेरा मतलब है कलेक्शंस कैटेगरी दोनों एक ही बात है। अब आप इस पेज को भी पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं और इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट्स पर क्लिक करूंगा और फिर मैं मार्की डाल दूंगा। तो मैं मार्की पे क्लिक करूंगा, लो हो गया, और फिर मैं सेव पे क्लिक लो ना। तो आप प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और ये आपके वेबसाइट के सभी कैटेगरी पेजेस पर दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने ड्रॉर्स को कैसे कस्टमाइज करें। अब मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर मैं कार्ड्स पे होवर करता हूँ और उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये सेक्शन है और हम वास्तव में बैकग्राउंड का रंग, टेक्स्ट और बटन का रंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप ये एडिटर के जरिए नहीं कर सकते, आपको ये थीम सेटिंग्स के जरिए करना होगा। तो थीम सेटिंग्स के अंदर हमें ड्रॉवर्स तक स्क्रॉल करना होगा और यहाँ हमें कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सलाह दूंगा कि इस खास सेक्शन के लिए एक नया स्वतंत्र कलर स्कीम बनाएं। मैं कलर स्कीम 8 पे क्लिक करूंगा, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा और एडिट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ जो बैकग्राउंड है वो असली सेक्शन के बैकग्राउंड को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ें और वापस क्लिक करें। अब यहाँ जो टेक्स्ट है वो इसी टेक्स्ट को रेफर कर रहा है और जो प्राइमरी बटन है वो इसी प्राइमरी बटन को रेफर कर रहा है। तो इस तरह आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर साइड कार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आगे चलिए जनरल सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा और अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ जनरल सेटिंग्स है। अब जनरल टैब में सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा करनी चाहिए वो है अपने बिजनेस की जानकारी भरना। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने अपने बिजनेस की डिटेल्स में अपने पता, शहर, राज्य और जिप कोड डाल दिया है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यूनिट सिस्टम और डिफॉल्ट वेट यूनिट्स भी डालनी चाहिए। आप अपनी टाइम जोन भी डाल सकते हैं और फिर यहाँ कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग के विकल्प भी हैं। अगला है बिलिंग। यहाँ आप अपनी शॉपिफाई स्टोर के लिए आने वाला बिल देखेंगे। इसके नीचे हमारे पास यूजर्स हैं। अगर आप अपने स्टोर पर काम करने के लिए किसी खास यूजर को असाइन करना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स जोड़ना या वेबसाइट बनाना, तो आप यहाँ नए यूजर्स जोड़ सकते हैं।
अब यहाँ और भी विकल्प हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन चलिए सबसे ज़रूरी विकल्पों की बात करते हैं। तो सबसे नीचे हमारे पास पॉलिसीज़ हैं। चलिए पॉलिसीज़ पे क्लिक करके और यहाँ हम अपनी पॉलिसीज़ लिखने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास रिफंड और रिटर्न पॉलिसी है। हम इस पॉलिसी पे क्लिक कर सकते हैं और शॉपिफाई हमारे लिए एक टेम्पलेट डाल देगा। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसमें अपना पता अपडेट करें। तो आगे बढ़िए और इसे एक बार देख लीजिए। सुनिश्चित करें कि यह आपकी रिफंड और रिटर्न पॉलिसी के अनुसार अपडेटेड है। एक बार जब आप इसे अपडेट कर लें तो फिर पब्लिश पर क्लिक करें। अब हम अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस चुनेंगे और इंसर्ट टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। अब इस टेम्पलेट के लिए आपको फिर से इसे देखना है और अपनी जानकारी भरनी है। तो आपको अपना बिजनेस नाम, बिजनेस पता और अपना फोन नंबर डालना है। इसलिए ये जरूर चेक करें और अपने बिजनेस के लिए इसे अपडेट करें। और जब आप पूरा कर लें तो पब्लिश पे क्लिक करें। और यही प्रक्रिया शिपिंग पॉलिसी के लिए भी है। और इस वाले को आपको मैनुअली टाइप करना होगा। सभी ऑर्डर 1 से 2 दिनों के बाद शिप किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में कोई समस्या ना हो तो 7 दिनों में प्रोडक्ट्स मिलने की उम्मीद करें। यहां मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा और आखिर में हम अपनी संपर्क जानकारी भरेंगे और फिर आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपने ये संपर्क जानकारी अपडेट की है। जब आप पूरा कर लें तो पब्लिश पर क्लिक करें। अगला, अगर आप रिटर्न्स ऑफर करना चाहते हैं तो यहाँ मैनेज पर क्लिक करें और आप ये चुन सकते हैं कि कितने दिनों तक रिटर्न्स की अनुमति देंगे। तो मैं यहाँ 14 दिन डालूंगा। क्या कोई रीस्टॉकिंग फीस है? मैं डालूंगा कि 10% रीस्टॉकिंग फीस है। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास फाइनल सेल आइटम्स भी हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा बेच रहे हैं जैसे कि खाना, तो आप चाहेंगे कि वो फाइनल सेल के रूप में हो, है ना? वे सेब का एक टुकड़ा खाकर उसे वापस नहीं कर सकते ना। आप खास प्रोडक्ट्स भी चुन सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न हो तो आप कह सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को रिटर्न नहीं किया जा सकता। जब आप पूरा कर लें तो सेव पर क्लिक करें। अब चलिए टैक्स और ड्यूटीज पे क्लिक कर करें। अब शॉपिफाई अपने शॉपिंग टैक्स सर्विसेज को अपने आप इंटीग्रेट करता है ताकि आपके लिए टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाए। अब नीचे स्क्रॉल करने पर कुछ विकल्प हो सकते हैं जिन्हें आपको चुनना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए शिपिंग पर सेल्स टैक्स लगाना। अमेरिका के कुछ राज्यों में वास्तव में शिपिंग पर सेल्स टैक्स लिया जाता है। अगर आप टैक्सर पे जाए, मैं इस आर्टिकल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वहां कुछ राज्यों की जानकारी दी गई। तो वे राज्य जहां शिपिंग टैक्सेबल है और यहाँ उन राज्यों की लिस्ट है। तो कैलिफोर्निया में ये लागू नहीं होता, इसलिए मैं इसे नहीं चुनूंगा। लेकिन अगर आप इन राज्यों में से किसी एक से हैं तो आपको वो बॉक्स चुनना होगा। अगर आप टैक्स सेटिंग्स को ओवरराइड करना चाहते हैं तो आप अपने स्थान में से किसी एक पर क्लिक करेंगे, फिर कलेक्ट इन न्यू स्टेट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद राज्य चुनेंगे और फिर आप अपना सेल्स टैक्स आईडी दर्ज कर सकते हैं और फिर आप शिपिंग ओवरराइड्स जोड़ेंगे। तो यहां आप अपने राज्य के लिए नया टैक्स रेट दर्ज करेंगे। तो इस तरह आप टैक्स को ओवरराइड कर सकते हैं अगर आप किसी विशेष टैक्स रेट के अंतर्गत आते हैं। अगली चीज जो हम करेंगे वो है यहां जाकर लोकेशंस पर क्लिक करना। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपने अपनी लोकेशन भर दी है। ये शिपिंग और टैक्स की गणना करते समय महत्वपूर्ण होता है। तो बस ये सुनिश्चित करें कि आपने अपनी दुकान का नाम और पता दर्ज किया है। एक बार जब आप वो जानकारी भर देंगे तो हम शिपिंग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो बाई ओर मैं शिपिंग एंड डिलीवरी पर क्लिक करूंगा। अब सबसे पहली चीज जो मैं सलाह दूंगा वो है इंटरनेशनल को डिलीट करना। अगर आप दुनिया के हर एक देश में शिपिंग करने वाले हैं तो आप उसे चेक किए हुए छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए आप हर देश में शिपिंग नहीं करने वाले हैं। तो 3 डॉट्स के नीचे मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा और फिर जनरल शिपिंग रेट्स पर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले चलिए एक शिपिंग रेट जोड़ते हैं। अब आपको शायद इंटरनेशनल रेट्स दिखें और मैं सलाह दूंगा कि आप उन्हें डिलीट कर दें। एक बार जब आप उसे डिलीट कर देंगे तो आपको अपने शिपिंग लोकेशन के लिए वास्तव में एक रेट जोड़नी होगी। तो यहीं पर मैं ऐड रेट्स पर क्लिक करूंगा और हम जोन का नाम डालेंगे। हम यूएसए डालेंगे और फिर यूनाइटेड स्टेट्स टाइप करेंगे। तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स। अब जाहिर है आप अपने लिए लागू होने वाला शिपिंग जोन चुनेंगे और मैं फ्लैट रेट चुनूंगा, फिर $10 डालूंगा और डन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, कूल। तो अब हमारे स्टोर पर प्रोडक्ट्स के लिए $10 की शिपिंग रेट है। तो ऊपर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अब ये एक तरह का फॉल बैक है। हाँ, ये वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग जो ये देख रहे हैं समझते हैं कि आप हर प्रोडक्ट के लिए एक जैसी शिपिंग चार्ज नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम हर प्रोडक्ट के हिसाब से शिपिंग कॉस्ट लागू कर सकते हैं। चलो करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन के तहत हम शिपिंग सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर मैं क्रिएट अ कस्टम प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। अब ये कुछ स्पोर्ट्स अपैरल जैसा होगा और फिर ऐड प्रोडक्ट्स के लिए अब हम कोई भी प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं जो हम चाहें। अब मेरे खास मामले में मैंने बस एक कैटेगरी डाली है, लेकिन आप फ्रैजाइल प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, आप हैवी प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। आप बेसिकली शिपिंग के लिए कैटेगरी बना सकते हैं। और हम एक शिपिंग जोन जोड़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ शिप किया जा सकता है और हम बस यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ मैं डन पर क्लिक करूंगा और फिर हम एक रेट जोड़ेंगे।
अब हम फ्लैट रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कैरियर या एप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि हम शॉपिफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शॉपिफाई से डिस्काउंटेड रेट्स मिलते हैं। तो अगर आप फेडेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप आगे बढ़कर जो भी आपके लिए लागू हो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आगे बढ़कर बस डन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपके कस्टमर से वही चार्ज लिया जाएगा जो उस समय फेडेक्स चार्ज कर रहा है। आप खुद भी ये कर सकते हैं, बस ये कहकर कि आप जानते हैं, मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट्स को शिप करने में कितना खर्च आता है। तो उदाहरण के लिए भारी प्रोडक्ट्स या तो उदाहरण के लिए ये स्पोर्ट्स अपैरल प्रोडक्ट्स, इनकी शिपिंग के लिए $5 चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो स्पोर्ट्स जैकेट पर $5 की दर से चार्ज लिया जाएगा और इस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट हम जोड़ेंगे उसकी शिपिंग के लिए भी $5 चार्ज किया जाएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा ही करें। इस तरह हर एक प्रोडक्ट की शिपिंग लागत कहीं ज़्यादा सटीक रहेगी। तो यहाँ ऊपर मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब पेमेंट्स पे जाने से पहले एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात है। जो कि हमने अपनी वेबसाइट पर सभी नीतियां जोड़ दी हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन्हें अपनी वेबसाइट के फुटर में भी जोड़ें। तो यहाँ मैं बस आगे बढ़कर प्लस पर क्लिक करूंगा और नीतियां ढूंढूंगा। तो यहाँ पॉलिसी लिंक्स और हो गया। अब हमारी वेबसाइट पर नियम और नीतियां हैं ताकि वे हमारे शॉपिफाई स्टोर की सभी नीतियां देख सकें। अब आखिरी विकल्प है पेमेंट मेथड्स को इंटीग्रेट करना। तो यहाँ हमारे पास पेमेंट्स है। तो मैं एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स पर क्लिक करूंगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद अगर आप एक व्यक्ति, व्यवसाय या गैर लाभकारी संस्था हैं तो आपको यह जानकारी भरनी होगी। तो जैसे ही आप अनवा विकल्प चुनते हैं, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपना पहला नाम, अंतिम नाम, जन्म तिथि और फिर अपनी जानकारी भरनी होगी। और अगर आप अमेरिका के निवासी हैं तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर भी दर्ज करना होगा। ये टैक्स फाइलिंग और वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो मैं आगे बढ़कर ये सब भर दूंगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट की जानकारी दर्ज करनी होगी। तो यहाँ आपको अपने स्टोर का नाम और फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा। अगर यूजर्स को अपने ऑर्डर में कोई समस्या आती है तो ये ज़रूरी है, इसलिए आपको अपना स्टोर नाम और फ़ोन नंबर डालना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आखिर में आपको इसे वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना हो तो नीचे आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप पेपैल को भी एक्टिवेट करें। तो यहाँ हम वास्तव में पेपैल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा और आखिर में मैं अपनी जानकारी दर्ज कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया। फिर मैं रिटर्न टू शॉपिफाई पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब जब हमने अपनी जानकारी वेरीफाई कर ली है, अब हमें पेमेंट स्वीकार करने के लिए एक प्लान चुनना होगा। तो यहाँ मैं सिलेक्ट अ प्लान पे क्लिक करूंगा और यहाँ हमारे पास 4 अलग अलग प्लान हैं। अब अगर आप शॉपिफाई पर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेसिक प्लान आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। फिर से पहले 3 महीनों के लिए इसकी कीमत सिर्फ $1 ही होगी। तो बेसिक प्लान के तहत आप सिलेक्ट बेसिक पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी भरेंगे। आप दाईं ओर देखेंगे आज आपको सिर्फ $1 ही देना है। तो आगे बढ़े और ये जानकारी भर दे। एक बार जब आप इसे भर लेंगे तो आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। शॉपिफाई की सदस्यता लेने के बाद ही आपको वापस आपके डैशबोर्ड पे ले आएगा। अब हमें अपनी स्टोर को अनलॉक करना है। तो यहाँ आप डैशबोर्ड के नीचे अनलॉक स्टोर बटन देखेंगे। आप अनलॉक स्टोर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हमारी स्टोर के लिए एक पासवर्ड है। अब हम पासवर्ड प्रोटेक्शन हटाना चाहते हैं ताकि कोई भी हमारी स्टोर पर आ सके। और यहाँ हमें अपनी स्टोर के लिए एक पेज टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन डालना है। ये मूल रूप से गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि ये बिल्कुल सटीक हो। इसके नीचे हम दर्ज करेंगे, इसके नीचे हम डालेंगे अपना, इसके नीचे हम अपनी होम पेज टाइटल, एसईओ और अपनी शॉपिफाई स्टोर के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अगर आपको एसईओ डिस्क्रिप्शन में मदद चाहिए तो मैं निश्चित रूप से सलाह दूंगा कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने लिखा, मेरे शॉपिफाई स्टोर के लिए एक एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाओ। मैं यूएसए में सभी उम्र के लिए स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। और अगर मैं ये प्रॉम्प्ट चलाता हूँ तो ये वास्तव में मुझे मेरी वेबसाइट के लिए एक टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो मैं यहाँ दिया गया ये टाइटल इस्तेमाल कर सकता हूँ और फिर इसे अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एआई आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने में वाकई बहुत अच्छा है। और आपको बस इतना करना है कि इसे कॉपी करें और अपने स्टोर पे पेस्ट कर दें। और जब हम वो जानकारी भर देंगे तो बस सेव पे क्लिक कर देंगे। और बधाई हो, अब आपका स्टोर सभी के लिए उपलब्ध है। तो मैं व्यू स्टोर पे क्लिक करूंगा और यहाँ हमारा शॉपिफाई स्टोर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये साफ सुथरा, मॉडर्न और प्रोफेशनल दिखता है। और अब हम एक टेस्ट ट्रांजैक्शन चला सकते हैं। तो यहाँ हमारे कार्ट में आइटम्स हैं। हम गूगल पे, पेपाल या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। यहाँ चेकआउट पर क्लिक करें और फिर यूजर्स अपनी संपर्क जानकारी, पता डाल सकते हैं और वे क्रेडिट कार्ड, पेपाल और गूगल पे से भुगतान कर सकते हैं। अब एक और विकल्प जिसे मैं आपके प्लान खरीदने के बाद एडजस्ट करने की सलाह देता हूं, वो है जनरल सेटिंग्स में ब्रांड ऑप्शंस पर जाना। तो जनरल के तहत आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर आपको स्टोर एसेट्स के तहत ब्रांड दिखाई देगा। तो मैं ब्रांड्स पे क्लिक करें
अब जब भी कोई आपकी वेबसाइट से कुछ खरीदेगा तो उसे शॉपिफाई की ब्रांडेड ईमेल्स दिखेंगी और मैं सलाह देता हूं कि इन्हें थोड़ा सा डिजाइन करें। उदाहरण के लिए हम अपना लोगो जोड़ सकते हैं, लीजिए हो गया। और फिर हमें अपनी प्राइमरी कलर भी जोड़नी चाहिए जो कि इस तरह का रेड है, और हमारी सेकेंडरी कलर ये ग्रे है। मुझे लगता है कि लीजिए हो गया, और ज्यादा ग्रे ये रहा, ठीक है। और फिर हमें कवर इमेज भी जोड़नी चाहिए, और फिर आप एक स्लोगन और एक छोटा सा विवरण जोड़ सकते हैं और साथ ही अपने सोशल लिंक भी डाल सकते हैं। तो ऊपर मैं सेव पर क्लिक करूंगा और आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये कैसा दिखेगा। तो उन्हें शॉपिफाई से ब्रांडेड ईमेल्स मिलेंगी और ये आपके स्टोर को बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा और प्रोफेशनल फॉर्मेट में दिखाएं। और आखिरी स्टेप है अब एक कस्टम डोमेन जोड़ना। अब अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास एक बहुत ही अजीब सा डोमेन है जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता, और सच कहें तो कोई भी आपके स्टोर को ऐसे डोमेन नाम से ढूंढ नहीं पाएगा, है ना। तो चलिए शॉपिफाई पे चलते हैं और जनरल सेटिंग्स के तहत आपको डोमेन्स दिखाई देगा। तो चलिए डोमेन्स पर क्लिक करते हैं और फिर हम बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ वो डोमेन डालेंगे जिसे आप खरीदना चाहते हैं और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे, और अगर ये डोमेन उपलब्ध है तो शॉपिफाई आपको बता देगा। तो ये डोमेन फिलहाल उपलब्ध है, तो मैं बाय बटन पे क्लिक करूंगा और फिर इस डोमेन को खरीद लूंगा। तो मैं आगे बढ़कर ये जानकारी भर दूंगा, फिर मैं बाय डोमेन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी अपना डोमेन खरीद लिया है, तो मैं सी डोमेन स्टेटस पे क्लिक करूंगा। अब अभी ये प्रोसेस प्रोपोगेट हो रहा है और इसमें 1 से 24 घंटे तक का समय लग सकता है। एक बार शॉपिफाई इस डोमेन को पूरी तरह से प्रोपेगेट कर लेगा तो ये अपने आप आपके शॉपिफाई स्टोर के डोमेन पर दिखने लगेगा। और करीब 20 मिनट इंतजार करने के बाद अब आप देखेंगे कि डोमेन कनेक्ट हो गया है। तो अगर मैं इस डोमेन पे जाऊं तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा नया शॉपिफाई स्टोर है। खूब बधाई हो, पार्टी लो। अगर आपके पास शॉपिफाई से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में कोई भी सवाल है तो मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बताएं। आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए शुभकामनाएं और मैं आप सभी से फिर मिलूंगा।